बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक अहम मुलाकात आज हुई है वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक सीनियर वज़ीर जनाब कर्नल वक़ार नूर साहब को लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के घर पहुंच गए और उनसे मुलाकात की। ज़राए कहते हैं कि उन्होंने इसमें 3-4 रिक्वेस्ट की उनसे। इन पे क्या बात हुई, इसके क्या नतीजा निकला, ये इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रावला कोट में जो 13 अगस्त की तकरीब से शुरू होने वाली जो एक कशीदगी थी वो अब अरूज पे पहुँच चुकी है। 30 के करीब तलबा कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार है। इंतज़ामिया कम तलबा की तादाद बता रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 के करीब तलबा गिरफ़्तार है। अवामी एक्शन कमेटी और तलबा महाज का मुश्तरका एहतजाज रावला कोट में आज जारी था। रावला कोट में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। कल से इस एहतजाज में तवक्को है कि जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी शामिल हो जाएंगी और कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि शाह गुलाम कादर साहब ने गुज़श्ता रोज़ हवेली में चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ मरहूम की बरसी की तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा था कि आज़ाद कश्मीर में निज़ाम को ख़तरा है। क्या ख़तरा है, इस पे हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि सियासी जमातों की तरफ से ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी में जो उनके अहदेदार एहतजाज में शरीक हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ़ अहदेदारों को बरतरफ़ किया गया है। हम ये भी जानेंगे कि ये कौन कौन से अहदेदार थे, इन्हें क्यों बरतरफ़ किया गया और आगे ये क्या करने जा रही हैं। सबसे पहले हम आपको जो रावला कोट में मुज़ाहरा हुआ अवामी एक्शन कमेटी का उसकी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जी अमर महबूब साहब, आपने वीडियोस देखी। आज पुंछ डिवीज़न के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बों में, देहातों में ये एहतजाज किया गया और अवाम की बड़ी तादाद रावला कोट में ख़ास तौर पर एक जम गफ़ीर था अवाम का। आज वो निकले और उन्होंने साबित किया कि वो आज भी अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लब्बैक कहने को तैयार है। आप क्या समझते हैं कि ये कशीदगी अब किस तरफ जा रही है और इंतज़ामिया क्या कर रही है? अपने नाजरीन को हमें बताना पड़ेगा कि अभी जो अब से थोड़ी देर पहले तमाम जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जो पुंछ इंतज़ामिया के दरमियान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। अभी अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उन्होंने रावला कोट में एक बड़े इज्तिमा से ख़िताब करते हुए रावला कोट डिवीज़न मुजफ्फराबाद पुंछ डिवीज़न पूरे में लॉकडाउन करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा अभी से सड़कें जो हैं वो बंद कर दी जाएँ। तो उस हवाले से उनके ऐलान के मुताबिक जो है वो रावला कोट, पुंछ, बाग और हवेली और पलंदरी जो सदनौती ज़िला है, इन चारों अज़ला में जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा जो है एक बड़ा अलार्मिंग किस्म का शौकत नवाज़ मीर साहब जो बहुत अहम रहनुमा है, मुज़फ्फराबाद में ताजरान के सदर भी हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर कबल के उन्होंने ये कहा है कि हम कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, चंद घंटों के दौरान हमें को बड़ा फ़ैसला करना होगा जिसकी वजह से क्या अवाम जो है और आज़ाद कश्मीर के लोग तैयार हैं। तो आज़ाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि अनवार सरकार की जो गलत पॉलिसियाँ थी, उनकी जो माजी में जो उनकी तारीख थी, जिस तरह उन्होंने जो है वो सरेंडर किया हुआ था अवामी एक्शन कमेटी के साथ मई के और दिसंबर 2024 के बाद जो है ये तीसरी जो है वो बड़ी है कि वक्त से पहले अभी 29 सितंबर को 1 महीना पड़ा जो है वो उसे 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की और पुंछ इंतज़ामिया की
जो नाकस पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से जो है वो आज जो है वो, बल्कि ये कल से जो है वो हालात बहुत कशीदा थे जब तलबा के ऊपर गैर ज़रूरी तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जो है रात को मैं इत्फाक से मुजफ्फराबाद उधर रावला कोर्ट में मौजूद था जिस वक्त उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज तक जो है अगर वो ये मुतालबात ना मानेंगे तो हम करेंगे। अब ये जो शुरू हुआ है, ये जो हालिया तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी की पुंछ के हवाले से, इसके हवाले से 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को जब वॉलीबॉल मैच के ऊपर जो तनाज़ा हुआ जिसके ऊपर हम पूरी वो कर रहे थे, तो उसके ऊपर जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कुछ गैर ज़रूरी जो है वो इक़दाम उठाए और अपनी तरफ से अवामी एक्शन कमेटी को और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के जो हामी लोग हैं उन्हें डराने धमकाने के लिए इन्होंने उनके ऊपर जो है वो बड़े ही गैर ज़रूरी किस्म का एक मुकदमा दर्ज किया। देखें ना आप, अगर कोई किसी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है तो उसमें आप जो है वो कार्य सरकार की मुदाखलत के साथ साथ वो तो चलो लगाई जा सकती है। इन्होंने 680A की दफात लगाई, दहशतगर्दी की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो जो सारे लोग थे वो हमारे अपने बच्चे थे, कश्मीर के बच्चे थे, उनके ऊपर इस तरह की जो है उन्हें उसे मिस हैंडल किया गया। और उस वक्त जो है मसूद रहमान साहब की जो ज़ीरो टॉलरेंस थी कमिश्नर पुंछ की हैसियत से, उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर, ये जो दफात लगाई जा रही होती हैं ये सिर्फ पुलिस नहीं लगा रही होती कि खुद लगा रही है, इसके जो मदई होती है वो ज़ाहिर ज़िली इंतज़ामिया होती है, डिविजनल इंतज़ामिया होती है। तो ज़िली और डिविजनल इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर जिस तरह 13 और 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर जिस तरह मिस हैंडल किया, उसका अंजाम हमने उसी दिन कहा था कि इसका अंजाम जो है कोई अच्छा नहीं होगा। आपको याद होगा कि आपके साथ एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि जी जब आप दहशतगर्दी की दफात और संगीन दफात लगाते हैं, लोगों का जो है आप मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं, लोगों को जो है 120 दिन और 90 दिन के रिमांड के ऊपर भिजवाते हैं और उनका जो है जुर्म वो छोटा मोटा कोई नाराबाजी करना और या ऐसे करना उसे इस संगीन जराइम में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मिस हैंडलिंग शुरू हुई थी वो जो 41 लोग पकड़े गए, उसके बाद उसे 30 छोड़ भी दिए, 10 को जो है वो अदालत ने छोड़ दिया। तो बेसिकली 3-4 लोग ऐसे थे, 3 लोगों ने जमानतें भी करवा दी थी। तो थोड़े से लोग जो थे वो हैं 7 के ऊपर संगीन जो है वो संगीन नौयत के इल्ज़ामात थे और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उसको बचाने के लिए तलबा आए, उन्होंने भूख हड़ताल की या कल जिस तरह उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसके बाद वो लोग जो है हॉस्पिटल में रहे। तो ये बेसिकली मिस हैंडलिंग है जिसकी वजह से 29 जो है वो जो सितंबर है उसे 29 अगस्त को 29 सितंबर बना दिया गया। और 1 साल पहले जो है आज़ाद कश्मीर में अनवार सरकार की जो उधर जो लगे हुए हैं ज़रा मसूद रहमान साहब लगे हुए हैं, तो मसूद रहमान साहब, अब ये देखें ना कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि मसूद रहमान साहब अगर नेशनलिज्म की बात, सबसे बड़े खुद नेशनलिस्ट रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने ये तो मुझे नहीं पता इस इल्जाम का, लेकिन मसूद रहमान साहब माजी में एक नेशनलिस्ट रहे हैं, कोई इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। उन्होंने जब ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की तो उसके बाद वो किया, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि एक नेशनल लीडर जो है उसे ये ख्याल होना चाहिए था कि इन लोगों को कौमी इदारे में ला के ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो कर सकते हैं। तो उनकी मौजूदगी में ख़ास तौर पर फिर ये बात है कि मसूद रहमान जो आम कमिश्नर नहीं है, क्योंकि मीरपुर का कमिश्नर है, जैसे मुख्तार लगे हुए हैं, जहाँ मुजफ्फराबाद में गुफ्तार लगे हुए हैं, ये उस तरह के कमिश्नर नहीं है। ये जो है ये हार्ड कोर है, ये मकसद अनवारुल हक के जो फ्रंट मैन के हैसियत से जो भी गलत सही फैसले अनवारुल हक साहब करते हैं, जिस तरह का वो करते हैं, तो ये अब उनकी तरफ से जो ज़ीरो टॉलरेंस है इसका मतलब यह है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है। और मज़े की बात यह है कि मसूद रहमान ऐसे कमिश्नर हैं जो ना चीफ सेक्रेटरी से आज़ाद कश्मीर में डायरेक्शन लेते हैं, ना किसी सेक्रेटरी से लेते हैं, वो डायरेक्ट जो है 1-on-1 जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से हैं। और आगे जो है उनकी मर्ज़ी के बगैर पुंछ में जो 4 ज़िला हैं, मकसद चाहे हवेली है, चाहे बाग है, चाहे रावला कोट है, चाहे वो, अब इन्होंने ये किया था कि आपको याद है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर का जब झगड़ा हुआ था हवेली में, तो उस वक्त इन्होंने उसके ऊपर भी उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए थे। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के थे, अजीज साहब के साहबजादे और उनकी टीम थी, उनका साहबजादे का नाम तो नहीं था, लेकिन वो क्योंकि सियासी कारकुन थे, सियासी जमात के वाबस्ता लोग थे, वो उन्होंने मसूद रहमान साहब के ऊपर और उस वक्त DIG पुंछ के ऊपर एतबार किया, तो उन्हें खासा जलील करके मकसद के बाद उनकी वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन उन्हें खासा जलील किया। अब ये वही रवैया जो है जो एक सियासी कारकुन के साथ या एक सियासी जमात जिसका वाली वारिस होता है शहजाद राठौर साहब, ये फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिस तरह अनवारुल हक को ये एस्टेब्लिशमेंट ले आई
और एक बंदे को बिठा दिया। अब उसका कोई सियासी वारिस तो नहीं है ना, अनवारुल्लाह की कोई सियासी वो नहीं है कि जिसके पीछे ना कोई सियासी जमात है ना कोई नजरिया। अब उन्होंने इमरान खान के नजरिए के ऊपर वोट लेके गद्दारी करके आ गए। अब वो जो किसी, मैं समझता हूँ पीपल पार्टी में चले जाएं, नून लीग में चले जाएं, लिबरेशन फ्रंट में चले जाएं, अवामी एक्शन कमेटी में चले जाएं, जमात इस्लामी में चले जाएं, अवामी क्या कहते हैं जी, किसी भी सियासी जमात में चले जाएं। जैसे वो उन्होंने कोशिश की थी कि लिबरेशन लीग उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम ऐसे लोगों को जो है वो नहीं करते। लेकिन वो भी अनवारुल हक का कोई नजरिया तो नहीं ना होगा कि जी कल अगर अनवारुल हक पीपल पार्टी में चले जाते हैं तो क्या नजरिया भुट्टो में चले जाएंगे, या वो उनका उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया। बेसिकली वो सियासी ज़रूरतों और मसलतों के तहत अब जो सियासी कारकुन है, जैसे हवेली का मामला जो था, उधर हवेली के लोगों ने मुस्लिम लीगियों ने टॉलरेट किया और उस वक्त का इंतज़ार किया जब वो FIR दर्ज जो उनके सब्र की वजह से या इंतजामिया के साथ उनके ताउन की वजह से उनके लोग काफ़ी दिन तक अंदर रहे। और बाद में इन्होंने इस पर वादा तो इन्होंने किया था आज शाम तक करना, लेकिन 2-3-4 हफ्ते उन्हें जलील करने के बाद आपने वो वादा पूरा कर दिया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अवामी एक्शन कमेटी ने ये बर्दाश्त नहीं किया। अब शहजाद राठौर साहब, ये जो आज हालात पैदा हो रहे हैं ये पुंछ डिवीजन तक 4 जिला तक है, लेकिन अगर इन्होंने बिहेव ना किया, अनवारुल हक सरकार ने बिहेव ना किया और जो इनका रवैया है ये आज़ाद कश्मीर पूरे में फैल जाएगा और उसके बाद दुनिया भर में फैल के आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए जागसाई का बायस। अच्छा एजाज, वैसे इसी इशू पे आपसे मैं बात करता हूँ, सवाल एक रखता हूँ आपके सामने कि गिरफ्तार किए गए लोग 13 अगस्त की तकरीब के बाद और कैमरे में देखकर, CCTV में देखकर 20 से ज़्यादा लोग उन्होंने छोड़ दिए, वो साबित नहीं हो सका उनके खिलाफ, 30 के छोड़ दिए उन्होंने। फिर 10 लोग थे, 10 में से 3 ने ज़मानतें करवा ली, कानूनी प्रोसेस से गुजरे, 7 ने ज़मानतें नहीं करवाई या 7 की ज़मानतें नहीं हुई। तो क्या अदालतों की तरफ नहीं जाना चाहिए था अवामी एक्शन कमेटी को? क्या हर बार इसी तरह ये एक नई रीत पढ़नी चाहिए आज़ाद कश्मीर के अंदर कि जिस बंदे की ज़मानत अदालत से नहीं होगी तो उससे बज़ोर ताकत आप इस तरह के मुजाहरे करके जत्थे आकर छुड़वाएंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अदालतों की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन किसी को नारा मारने की बुनियाद पर या किसी को एहतियाज की कोई आवाज़ बुलंद करने की बुनियाद पर उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई पर्चा, कोई चीज़ दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर अब उसमें आप दहशतगर्दी के मुकदमा, जो दहशतगर्दी के मुकदमा, किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पिस्टल था, कोई नहीं था, इन्होंने नारे मारे हैं, नारे मारने पर दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चा दर्ज करने का कोई जवाब नहीं बनता। अगर ये न होता तो उन्होंने मेरे ख्याल में प्रोग्राम बनाया हुआ था, 3 जो लड़के गए हैं वो हुए हैं और बाकी 7 लोगों के वकला और उनके वर्षा भी जाने के लिए तैयार थे। लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर इन लोगों को इस बात का शक है कि अदालतों को जी असल बात यही है। देखना दहशतगर्दी तो अब जाहिर है वहाँ कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, इस तरह के नारे लगते, किसी एक ने भी एक नारा भी कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान का नहीं। हालांकि वो भी अगर लगता तो पाकिस्तानी आइन के तहत और इंटरनेशनल के तहत वो भी कोई गद्दारी वाला बात नहीं थी, लेकिन किसी एक बने नहीं लगाया। बाद ने लगाया कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कई लोगों ने लगाया कश्मीर बने पाकिस्तान। अब ज़रा इन नारों की बुनियाद पर आप ये बुनियादी तौर पर पुंछ इंतजामिया ब्लैकमेल कर रही है इन लड़कों को गिरफ्तार करके, इनके वालिदैन को। इन्होंने टेस्ट केस के तौर पर इनके बच्चों को पकड़ा है और अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ 29 सितंबर का ये जो प्लान शान जो कुछ बना रहे हैं ना, ये असल में चूंकि मरकज इस सारे सिस्टम का पुंछ है, ये जो अफरा तफरी है जो आज़ाद कश्मीर में एक वार आया हुआ है, पुंछ है, तो ये वहाँ उससे पहले ही कोई ऐसी कार्रवाई करके तो नफसियाती लिहाज से अपनी कामयाबी शो करके लोगों को दबाने का। अगर ये बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ गई है ना। मैं वो बातें बयान नहीं करता जो अमर साहब ने की है, मैं मजीद बातें चंद जो इन्होंने रह गई हैं शायद इनके जहन में नहीं थी। उमर रज़ा कश्मीरी साहब की आप और मैं बाहर तकरीर सुन रहे थे, मैं ज़्यादा गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, किस तरह मूव कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन की बात इन्होंने कर दी कि उन्होंने अभी से पूरे पुंछ में लॉकडाउन का ऐलान किया है, और दूसरी उन्होंने कहा है डंडे बिल्कुल खत्म कर दें, डंडे जमा करवा दें, झंडे हाथ में रखें, डंडे जमा करवा दें। यानी उन्होंने मैसेज दिया कि हम पुरअमन एहतियात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की रियासत के उठाने झंडा भी कोई इस तरह का नहीं उठाना। फिर उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरह बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली उन्होंने वो जो कॉम्प्लेक्स है डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हमलावरी के लिए तो नहीं जा रहे, वहां जाकर उन्हें धरना देना है। उनको इस बात का खतरा है कि पुलिस तशद्दुद करेगी। जिस तरह रात को आपने देखा होगा जिन नौजवानों ने तलबा ने हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, वो अगर हड़ताली कैंप लगाते हैं तो लगाने दें। वहां उनको मार कुटाई करके उनका हड़ताली कैंप उखाड़ देना, उनको उठा कर ले जाना, 12-14 बंदे और गिरफ्तार कर लिए, वो भी थानों में अभी तक। अब ये जलती पर तेल वाला जो काम कर रही है हुकूमत और गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं
और इन बच्चों की आड़ में, तालिब इल्मों की आड़ में इनके वालिदैन को और अवामी एक्शन कमेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह नहीं हो गए सूरत हाल। आज आपने देखा होगा पूरे पुंछ में के हर बाजार में एक मजारा हुआ है, एक हड़ताल हुई है। तो असल तो मरकज आपको पता है ज़ाहिर है वो रावलाकोट था, रावलाकोट मरकज है। दुकानें, मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ मुझे दुकान को खुली नज़र नहीं आई। अलबत्ता कुछ रक्शे ज़रूर थे या सरकारी गाड़ियाँ थी जो शोदाई दोस्तान कॉन्फ्रेंस में हो रही थी उस तरफ आ जा रही थी, या इंतजामिया तो वैसे भी ज़ाहिर है मूवमेंट करती रहती है। तो वो कल से कल सिर्फ इन्हीं का नहीं, एक बात उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने अपनी कोर कमेटी को उन्होंने नाम लेकर कहा है कि मैं शौकत नवाज मीर साहब और महरान कश्मीरी और दूसरे तीसरे सारे लोगों को कहता हूं कि वो मुशावरत करके नए लाए अमल का ऐलान करें, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने उनको कह दिया, और ये ट्वीट की बात जो उन्होंने की थी कल, यही नहीं राठौर साहब, कल नेशनलिस्टों ने भी, सरदार सगीर खान और इन सारे लोगों ने भी कल के लिए हड़ताल की कॉल दी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल इंतजामिया के हाथ से बाहर निकल रही है। आप पुलिस एहलकारों के जरिए आप झूठे पर्चे दर्ज कराकर, आप दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराकर लोगों से उनकी आवाज़ नहीं दबा सकते। ये सूरत हाल ख़राब होगी, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, लड़कों को रिहा करना चाहिए ताकि जो सूरत हाल बिगड़ रही है ख़राब होने से बच जाए तो हालात बेहतरी की तरफ है। एक तो बहुत संजीदा बात यह है कि इस्लाम भी कहता है हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। ये एक मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जो जुर्म आपने किया है ना, आप उसकी सजा दें ना। अगर आपने 144 के खिलाफ वर्जी किया तो 188 का लगाएंगे। अब आपने अगर कोई गाड़ी तोड़ी है तो उसका कोई अलग मुकदमा होगा, किसी का सर फाड़ा है तो कोई अलग मुकदमा होगा। अब आप ये बताएं कि अदालतों में एक तो ये बात है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज़ीरो टॉलरेंस का अपना के उस वक्त में इतला है कि मसूद रहमान साहब ने ज़ाती हैसियत में वो सारा जो है वो उसे मैनेज किया 13 और 14 अगस्त को। अब उन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के जो 680 के जो मुकदमात आपने लगाए, आप ये देखें ना कि कोई वजह होगी ना कि मकसद आप एक आम बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर जिनका कैरियर है, जिन्होंने आगे जाना है, मुल्कों से बाहर जाना है, इससे आप दूसरे तलबा को ये धमकी दे रहे करते हैं। तो आपने दहशतगर्दी की दफात, अब उन्होंने दहशतगर्दी कौन सी की है ये बताया जाता है ना, वहाँ आके ये बताते। अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीआईजी साहब ने, एक तो ये बात है मसूद रहमान साहब करते हैं और डीआईजी को आगे कर देते हैं, और वो हर एक के साथ ऐसे ही करते हैं। आपको याद है मुजफ्फराबाद में भी आखिरी बार जब मई के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो इन्हें अल्टीमेटम दे के कश्मीर साहब को डीआईजी लगवाया था और किसी और को जो है वो कमिश्नर। जब ये निकले थे तो मुजफ्फराबाद में उस वक्त अमन हुआ था। अब ये जो जिस तरह मिस हैंडलिंग इन्होंने की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो दहशतगर्द हैं तो उनका लगाया जाए ना, आमिर महबूब का, राजा कफील का, शहजाद राठौर का, एजाजबाजी का फोटो लगाएं और उसको दहशतगर्दी के क्या क्या चार्जेस हैं, उन्होंने क्या दहशतगर्दी की है वो बताए ना। अब ये बताएंगे, अदालत में कार्रवाई चलेगी, अदालतों में तो आपकी बात आज़ाद कश्मीर के निज़ाम में अदालतों में पहुंचने के दरमियान बहुत है। एक तो ये बात है कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि यही हक जो है वो डीआईजी और एसएसपी और कमिश्नर और क्या कहते हैं उनके बच्चों के, अगर वो अंदर हो तो क्या वो टॉलरेट करेंगे कि आप जो है वो 6 महीने 7 महीने आप ये साबित करते रहे कि आपने गुनाह किया है नहीं किया। 6-8 दिन की, मैं ये कह रहा हूँ 90 दिन की, यार हाई कोर्ट पे जाना शहजाद राठौर साहब आसान बात है, आसान बात सड़क पे आना है। आजाद कश्मीर में आसान बात। दूसरी ये बात है कि आपने ये बात तब सोचनी चाहिए थी कि जब आपने सब इंस्पेक्टर जो उसमें कत्ल हो गया उसके मुलजिमों को आपने रात को छोड़ा अदालत लगाए बगैर या अदालत में जाकर। आप ये कोटली के रहने वाले हैं, जो रेहान शरीफ और कोटली में हादसात हुए दिसंबर में और मई में, उसमें जो लोग नामजद हुए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई दहशतगर्दी की, आप मुझे बताओ उनमें किसी को सजा मिली? उस केस में तो नहीं मिली, लेकिन मुख्तलिफ केस में मुतलका लोगों को पकड़ा उन्होंने। ये भी धोखेबाजी है रियासत को। ये इस तरह का पुलिस वालों ने हड़ताल की तो आपने सरेंडर कर लिया, बाद में पुलिस वालों को एक एक बंदे को जो लीडर बने हुए थे या उन्हें कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब रियासत ने उनके आगे सरेंडर किया, जब रियासत ने अपने पुलिस अफसर के कत्ल को माफ़ कर दिया या छोड़ दिया या उसका पीछा नहीं किया, इसी तरह जो जिन लोगों को माजूर के फेंकते रहे उन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन्हें आपने वैसे छोड़ दिया। इसके बाद आपने कराम वार की ना। अब उसके बाद शहजाद राठौर साहब ये बताएं कि जो मुजफ्फराबाद में एक ये पहलू है, और रियासत ने यह भी नहीं किया कि अपने पुलिस वालों को, रियासत ने जो वालिद होने का, रियासत जो माँ होने का सलूक होती है, माँ अपने बच्चे का कत्ल तो नहीं बर्दाश्त करती। 3 बच्चे जो है रियासत की माँ के कत्ल हो गए,
मुजफ्फराबाद में बेशुमार जो है वो जख्मी हो गए, जो भी करे कत्ल, उसका FIR नहीं कटवा सके, उसकी FIR नहीं कटी, उसकी जुडिशियल कमीशन नहीं बना, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं बना, उसके ऊपर कौन जिम्मेदार। आज तक ये वो नहीं हो सका कि जी रेंजर किसने बुलाए। आपको पता है रेंजर किसने बुलाए? आप बाखबर तरीन साफी है ना एजाज भाई साहब, आपको पता है। मैं ये कह रहा हूँ ना, वज़ीर दाखिला तो चलो सामने है ना, मैं ये कह रहा हूँ सामने तो वज़ीर दाखिला ही है ना, उसके पीछे कौन था? कोई किसी ने नाम नहीं लिया उसका, कौन कौन लोग उधर तैनात थे, चीफ सेक्रेटरी कौन था, IG कौन था, कौमी सलामती के रेलिवेंट कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके रावला कोर्ट पे मुज़ाकरात किए? रावला कोर्ट पे किसी ने मुज़ाकरात किए थे? अनवारुल हक के बिहाफ पे कोई जो है वो आगे आके मुज़ाकरात, मैं ये कह रहा हूँ सियासी लोग नहीं थे ना, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने मुज़ाकरात किए, बाद में रास्ते बंद। अब मैं आपको मैं एक और बहुत खौफनाक खबर देने जा रहा हूँ इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो 2-3 जगह के ऊपर वो कह चुके हैं। एक तो सीनियर वज़ीर साहब के साथ अभी वैसे तरदीद की है फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने उनके, और एक और अहम शख्सियत के साथ उन्होंने ये मुतालबा कहा है जी कि मैं उनको किसी की आशीर्वाद हासिल हो गई है, और कह रहे हैं उनके आशीर्वाद के साथ मैं जो है सिंध पुलिस को बुलाना चाहता हूँ, रिक्विजिशन करना चाहता हूँ, और असर और रसूख वाले सिंध पुलिस को यूनिफॉर्म एक जैसा है, ये उनका वो है कि यूनिफॉर्म एक जैसा है सिंध पुलिस का और आज़ाद कश्मीर पुलिस का, तो हम सिंध पुलिस को बुलाएंगे। अब ये एक और मिस हैंडलिंग है, आपने जब जो है रेंजर्स बुलाए, आपको पता है उस वक्त आप ये देखें ना, ये तहकीक अगर किसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया होता ना कि पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की नफरत क्यों बढ़ रही है, उसमें रेंजर्स आने का क्या किरदार था, उस वक्त जब अनवारुल हक साहब ने रेंजर्स बनाने की बात की, उनका इंटरेस्ट था कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स आएँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपने दादो शुमार ये दिए कि एक मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, आप तहकीक कर लें, कागज़ उठा के चेक कर लें। अनवारुल हक साहब ने ये कहा किसी उस वक्त के जो उधर कौमी सलामती के काफ़ी सर उधर तैनात थे, क्या कहते हैं उस वक्त जो जिम्मेदारान थे, उन्हें यह बताया गया कि जी ये सिर्फ 2600 लोग जो है ना, हमारे पास 2600 पुलिस एहलकार है। और जब बाद में ये जो है रिपोर्ट जो है वो जाते जाते आला जो है अस्करी हुकाम तक गई, पाकिस्तान तक गई कि जी आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े माप को निपटने के लिए सिर्फ 2600 एहलकार हैं, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद बताया, और बाद में वो तादाद जो है 2600 के बजाय 9000 निकली। 9000 लोगों के साथ तो किया जा सकता है ना। अब इसी तरह की गलत बयानियां करके ये मिस हैंडलिंग की जा रही है। एक जो है पहले इसी तरह के हालात और इसी तरह की गलत बयानियां, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये मलका हासिल है कि वो किसी के साथ भी किसी को वो चक्कर दे सकते हैं, अपने जाल में फंसा सकते हैं। अब उन्होंने आते साथ ही जनाब वाला वो कोशिश करते हैं कि जी किसी बंदे को इस तरह मिसलीड करें कि बताएं जी ये लोग बुरे हैं, ये मुल्क दुश्मन है, अपने सारे मुखालफिन को एडजस्ट करके खुद किसी के पास चले जाना, और बाद में क्या करना, उन लोगों को इस्तेमाल करके बाद में खुद पीछे हट जाते हैं, और वो बेचारे जो है वो खजल खराब। अच्छा एजाज भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अब 29 सितंबर की कॉल थी, 29 अगस्त को ये मामला खुल गया, तो कल क्या समझते हैं कि सिर्फ पुंछ डिवीजन तक ही ये हड़ताल महदूद रहेगी, लॉकडाउन महदूद रहेगा, या मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन भी इसकी ज़द में आएंगे? ये सूरत हाल पुंछ इंतजामिया ने ख़राब कर दी है। ये बेसिकली एक इलाका इशू था, ये उस पर है के बजाय मामला भी ऐसा संगीन नहीं कोई इतना उन्होंने तक मेरे अंदाज आज तो अगर ये बच्चे रिहा न हुए जो गिरफ्तार हैं तो कल है तो ज़ाहिर हड़ताल पुंछ डिवीजन में है ही है, और ज़ाहिर है वो नेशनलिस्टों ने भी की हुई है, और ये सकती है और पूरी आज़ाद कश्मीर में। हालांकि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात और इस केस का आपस में कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं था। ये बुनियादी तौर पर इसके खिलाफ उठाई, उसके बाद जब 20 तारीख को ये अफरा तफरी का आलम हो गया तो उन्होंने 10 दिन का हुकूमत को गैप भी दिया, इंतजामिया को गैप दिया कि इंतजामिया को जो कानूनी मामला दूसरी तीसरी चीज़ें अपनी हैं तो वो कर दे। इसी दौरान तुलबा माज सामने आया, उन्होंने एहतियाजी मुजाहरा धमकी दी, ऐलान किया, भूख हड़ताल कैंप लगाने की धमकी दे दी, फिर अगले दिन लगाई दिया। कोई इतना बड़ा संगीन इशू नहीं था। रात को जिस बेदर्दी के साथ उन बच्चों को उनका सामान उठा कर ले गए, वो जेलों के अंदर ले गए, तो जल्दी पर तेज का काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत बढ़ेगी।
उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव पर आयद होती है। देखे ना, सारा पुंछ जल रहा है, खासकर रावलाकोट, तो वो मुजफ्फराबाद में ज़ाहिर है वो कहते हैं कि कोई सियासत कर रहे हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, कोई अपने लिए मुश्किलात आसान कर रहे हैं। मतलब ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आती सारी। अब देखें ना, ऐसी सूरत हाल में की हुकूमतों से लोग बुरी तरह मायूस हो गए हैं, वजारतों से मायूस, हुकूमत से मायूस, असम्बलियों से मायूस, सदर से मायूस, वज़ीर से मायूस। तो फिर अवामी एक्शन कमेटी नहीं तो किसके पीछे खड़े होंगे लोग? ये तो बात है ना, इनकी अगर कमर तोड़नी है, इनको अगर कमजोर करना है, तो ज़ाहिर है आप अपने काम ठीक तरीके से करें ताकि उनको स्पेस ही ना मिले। एक तो जो है कश्मीरी साहब जिन्होंने उमर नज़ीर साहब, उन्होंने थाने की तरफ जाने का ऐलान किया है कि जी हम थाने में जाएंगे, रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देंगे, और उन्होंने अपने जो साथी हैं उन्हें ये कहा है कि जी वो गैर मुसल्ला रहेंगे और किसी किस्म का उनके पास या कोई चीज़ ना हो। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर से गैर, देखे ना इस्तार ठोर साहब, अगर इस सारा कुछ करने के बाद अगर वो बंद कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, वो कर देंगे, ये छोड़ देंगे, अगर फिर छोड़ते हैं फिर छोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या करेंगे? रावलाकोट की सड़कों पर आप हजारों लोग उमड़ाए थे, आज कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? दिसंबर वाला एपिसोड आप तीसरी बार करेंगे, मकसद ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है हुकूमत आज़ाद कश्मीर साहब ने? निज़ाम जो है ये खतरे की तरफ जा रहा है। देखिए अब वीडियो आपको दिखाते हैं नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम खतरे की तरफ। आज हाई कोर्ट भी है, आज सदर भी है, आज वजीर आजम भी है, आज असेंबली भी है, आज पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, आज बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। आज नई शरारतें ये वो लोग करवाना चाहते हैं जो आजाद कश्मीर के निजाम को मुअत्तल करके आजाद कश्मीर के स्टेटस को नीचे लाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग का एक कारकुन अगर किसी ने ऐसी कोशिश की, उसके रास्ते में दीवार की तरह हम खड़े होंगे और आजाद कश्मीर के निजाम को किसी सूरत मुअत्तल नहीं होंगे। आज हाई कोर्ट भी है, आज सदर भी है, आज वजीर आजम भी है, आज असेंबली भी है, आज पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, आज बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। आज नई शरारतें ये वो लोग करवाना चाहते हैं जो आजाद। जी एजाज भाई साहब, आपने सुना शगुल उलम कादर साहब ने किस तरह ये बात की। आप क्या समझते हैं कि ये एक इंतखाबी मुहिम की तरफ वो जा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, या वाकई ऐसी कोई बात है आज़ाद कश्मीर का निज़ाम, ये सदर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस खत्म होने वाले? ये शाह गुलाम कादर साहब बड़े मैच्योर और बहुत ही सियाने सियासी कारकुन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बड़े गाग आदमी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़ुबानी बातें जो कौम के सामने करते हैं ये ना करें, कौम को बताएं कौन साजिश कर रहा है। लोग ये समझते हैं, नहीं राठौर साहब, लोग ये समझते हैं कि इस निज़ाम को शाह गुलाम कादर से खतरा है, लोग कहते हैं फारूक हैदर से खतरा है, लोग कहते हैं इस निज़ाम को अनवार अल्लाह के हाथों खतरा है, लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर के जो सदर साहब बैठे हुए उनके हाथों खतरा है, जिन्होंने अपनी मरात को, अपने गैर जरूरी आज़ाद कश्मीर के खजाने को अपने ऊपर खर्च करने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। लोगों से आप इसी वो गैर जरूरी मरात की कम करने का जो मुतालबा लोग कर रहे हैं, उससे कहाँ खतरा है निज़ाम को? ये तो एक मारूफ फिक्रा है कि जब अपने मफादात पर जद पड़े, लोग उस पर सवाल करने शुरू कर दें, तो आपका मसला कश्मीर खतरे में पड़ जाता है, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, आपका फलां खतरे में पड़ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, मौजूदा शाह गुलाम कादर साहब और उनकी पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। ये सारे मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं। इन्हीं से आज़ाद कश्मीर के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आपने 6 जनवरी को जो मायदा किया था कि गैर ज़रूरी इमरात कम करेंगे, आप उस मायदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर लोगों के हाथों खतरा है या इन लोगों के हाथों खतरा है जो वहाँ बैठे हुए हैं सारे? मैं शाह गुलाम कादर साहब की इस बात को मैं सियासी स्टंट के अलावा कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनकी मरात को खतरा है, ये एमएलए की पेंशन ले रहे हैं उसको खतरा है, जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो 10, 15, 20, 25 लाख रुपए की, मेरी कैलकुलेशन में तो 10-15 लाख ही बनते हैं ना। अमर साहब एक दिन कह रहे थे कि ये को 50 लाख बनती है, उस पर लोग सवालात उठाते हैं, वो छीनने का खतरा है, इसलिए निज़ाम को खतरा पड़ गया है सारा। अब देखें ना, ये बात कहना
कि निज़ाम इन लोगों की वजह से है, निज़ाम की बका इन लोगों के मराद के साथ जुड़ी हुई है, ये जो मर्जी करते रहें, इन पर कोई सवालात न उठाए। आज़ाद कश्मीर में बेज़मीर 23-53 जो मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं, जो हर 2-3 साल बाद पूरे थोक के हिसाब से बिकते हैं। हमारी दुनिया भर में कहीं को रिस्पेक्ट इन लोगों ने नहीं छोड़ी, जो आज ये बात कहते हैं जी कि इस निज़ाम को खतरा दरपेश आ गया है। कोई निज़ाम को खतरा नहीं है, ना इनकी वजह से निज़ाम कायम है, तो ना इनकी बरात खत्म होने से इस निज़ाम को खतरा होगा। ये खतरा ऐसे ही रहेगा, इनकी बरात छिन जाएंगी। अच्छा, आप चूंकि मौजूद थे वहां पे, आप क्या समझते हैं कि ये किस जानब निशानदेही कर रहे हैं? हालांकि लगता यही है कि इलेक्शन में नून लीग की हुकूमत आएगी, जैसे राना साहब ने भी एक इजलास में कह दिया था कि 10 सीटें हम उधर से लेके आएंगे, बाकी यहाँ से उन्हें 13 सीटें चाहिए। लगता है ये वज़ीर आज़म बनने वाले, क्योंकि इनका मुकाबल भी कोई नहीं पार्टी के अंदर, विद इन द पार्टी। साहब अगर क्या इनकी वज़ारत को कोई खतरा लगता नहीं है? तो ये बात है जज्बाती बात, जिस तरह एजाज बाशी साहब कह देना मराद, ये इनकी राय है ना, सारा वो राय है ना, मैं ये कह रहा हूँ। एक तो ये बात है, मैं खुद ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने जो है वो पूरा कश्मीर जो है आइनी तौर पे अपने अंदर करने की कोशिश की और वहाँ से स्टेट सब्जेक्ट भी ख़त्म कर दिया, उसके बाद आप ये देखें कि तसलसल के साथ कुछ चीज़ें बाहर आती रहीं। फिर राजा फारूक हैदर साहब ने ये कहा कि मैं शायद आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, और बेशुमार जगह पे इस बात को उन्होंने कोट, ये बात 2021 से पहले भी कह रहा हूँ, ये बात करते रहे। उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर में हालात पैदा किए जाते रहे। देखिए ना, आज़ाद कश्मीर में अगर इस निज़ाम को पाकिस्तान ने रखना है और इसके पीछे कोई साजिशकार फरमा नहीं है, ये सारा कुछ जो है सामने सामने दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे। अब आप ये देखें कि सिर्फ एक बात, एक नुक्ता देखें कि जी इस पिछले 27-28 माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियत को कितना नुकसान पहुंचा, नजरिया इलाके पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में मई में जो है वो मुजफ्फराबाद की सड़कें खून से रंग दी गई, उससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर में एंट्री पॉइंट्स बंद हुए, और मुसलसल जो है इस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर जो है अनवारुल हक साहब अकेले बंदे, जिनकी ना रियासत गिर कोई शख्सियत है, ना रियासत गिर जो है कोई शनाख्त है, ना रियासत गिर उनका कोई असर रसूख है, ना कोई मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वो कोई रखते हैं, या आलमगीर जो है वो रियासती लीडर के तौर पर उनकी शनाख्त हो। उनसे बहुत बेहतर पोजीशन के जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार अतीक अहमद खान, फारूक हैदर साहब रियासत गिर लोगों में शामिल हैं। और मगर इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों के हैं, जमात इस्लामी के अगर मीर हैं, अगर किसी भी सियासी जमात के और लोग हैं, उनकी जो है वो शनाख्त और असर और सूख जो है वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी पॉकेट में उधर जो है वो सारा कुछ जो है वो मौजूद रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है, और उससे ज़्यादा बढ़ के ये बात है कि आप ये देखें कि इस पूरे निज़ाम के अंदर एक सिंगल बंदा कठपुतली टाइप वज़ीर आज़म जो है उन्होंने रखा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी बड़ी जो है वो पार्लिमानी पार्टी के लोग मौजूद हैं। उस तरह मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ था आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो लोग मौजूद हैं। उनके पीछे जो है अनवारुल हक साहब को जो पीछे एक वो लोग जो है जिन्होंने उस वक्त किसी सियासी ज़रूरत के तहत जो है इमरान खान से गद्दारी की और वो कर दिया। अब आप ये देखें कि उन लोगों की मौजूदगी में एक बंदा जो है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, आज़ाद कश्मीर के हालात रोज़ाना से रोज़ाना ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप ये देखिए कि कोई जस्टिफिकेशन देनी है ना, जब आप ये कहते हैं जी कि माजरीन को जो है आपने निकाल देना है, आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है, किसी को आपने जो नए आए हैं, मैं उस वक्त मैं कह रहा हूँ सिद्धार्थ राठौर साहब, ये जो लोग मैं कह रहा हूँ ना, आप एक हिस्से में आपको चीज़ें जोड़ रहा हूँ मैं। अब ये जो है 47 वाले ने जो लाखों लोगों को खत्म करने का अवामी एक्शन कमेटी भी, मैं कह रहा हूँ ना कि जब साजिश की जाती है ना सिद्धार्थ राठौर साहब, हो सकता है कि ये कड़ियाँ जाके कहीं ना कहीं मिल रही हो और आखिर में पीछे जो इसका राइटर हो या डायरेक्टर हो वो कोई एक हो। ये मुमकिन है ना, अवामी एक्शन कमेटी का ये कह रहा हूँ कि नहीं, अवामी एक्शन कमेटी तो वो बेचारे तो अपने मुताबिक की बात कर रहे हैं ना, जब कड़ियां बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 12 माजरीन की जो नशिस्तें हैं इनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो लोग आए हैं मकबूजा कश्मीर से जो 89 में 90 में, और उसके बाद जो लोग आए हैं ये आपके 3 मरले के मकानों में माजर कॉलोनियों में रहने के लिए तो नहीं आए, अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिलियां छोड़ के, इनमें से कभी कोई मेंबर असेंबली बना या वजीर बना, मैं ये नहीं बात कर रहा। आप जो है ना हर चीज के ऊपर बहस करने के बजाय या तो आप इस साइड पे आ जाए ना, या फिर आप सवाल करो, बहस करके सारा जो है मुझे बुला देते हैं बात। देखें ना आप, या तो ये बात है कि एक इंसान हूं ना मैं,
मैं ये खुद समझता हूँ कि जब आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे लोग जो हैं 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग उधर वो मौजूद हैं, बैरून मुल्क मौजूद हैं, उसके बाद जो है वो 1 मिलियन के करीब जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब ये जो सारे का सारा जो है ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो उसके बाद आप ये बताएं कि जी इस निज़ाम को रखने के लिए ये जो 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोगों के लिए जो है वो सदर होना, वज़ीर-ए-आज़म होना, सुप्रीम कोर्ट होना, हाई कोर्ट होना, पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे होना, 50 से ज़्यादा जो है वो वज़ीर होना, झंडी बरदार होना, फिर साबिक़ मेंबरान असम्बली को 1.5 लाख देना, मुलाज़मीन, वो सारे 1.5 लाख मुलाज़मीन, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही। मैं शहजाद राठौर साहब, 15 लाख लोगों के लिए सारी चीज़ें मौजूद, शाह गुलाम कादर जो है ना उनका भी यही हाल होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये टेस्ट किया जाता है ना, कश्मीरी मज़ामत कर रहे हैं, जीबी वाले तो कहते हैं हमें शामिल करें आज़ाद कश्मीर में, कश्मीरियत में, पाकिस्तान के साथ इस्तिस्वाब राय की सूरत में शामिल होने की वो है। ज़्यादा कश्मीरियों का इस बात पे कंसेंसस है कि हम एक मुतनाज़ा इलाका है। वो जीबी वाले कहते हैं आप हमें शामिल कर लें, आज़ाद कश्मीर वाले कहते हैं हम ऐसे शामिल ना करें, आपने शामिल करना है तो कश्मीर के फैसले के साथ हमें शामिल करें, हमारी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त मैं खुद ये समझता हूँ, एक तो ये बात है कि शाह गुलाम कादर की जो बात है उसे ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। शाह गुलाम कादर जो मुतवक्को वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो जो सियासी जमात आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है उसके सदर हैं, जिसकी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी हुकूमत है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जी कल अगर इस निज़ाम को ख़त्म करने की बात की गई, वो जो निज़ाम सवाल ये है मैं ये कह रहा हूँ ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट भी लगा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये जो बात की जा रही है, हमें बताया जा रहा है कश्मीरियों को कंटिन्यूसली कि जी किसी ना किसी जगह पे कश्मीर का ये फैसला हो चुका है कि ये जो है इसे इसी स्टेटस के तहत आज़ाद कश्मीर वाले रखेंगे और ये रखेंगे, उनका वो करेंगे। एक तो शहजाद राठौर साहब अभी जो है एक और ऐलान किया है कि जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है अवामी एक्शन कमेटी ने, और ये कहा है कि अगर तशद्दुद किया गया तो 29 सितंबर को रियासत गिर हड़ताल जो है वो कर देंगे। तो वो आज से शुरू कर आज से जो है वो 29 सितंबर वाली हड़ताल अभी से, 29 सितंबर वाली जो काल है ना, एक महीना पहले जो है अगर वो किया तो अभी से ही जो है वो उसके ऊपर वो कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये हालात सेंसिटिव हो रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह इसकी मिस हैंडलिंग हो रही है, तो इस बात के ऊपर ये तो एक ये है ना, मैं ये बताऊँ ना कि पाकिस्तान जो है इस निज़ाम को क्यों रखेगा। आइन में ये देखिए, अब आइन की बात करते हैं तो दफा 56 जो है वो भी आइन का हिस्सा है ना, या वो किसी और जगह से उठा के लाए। दफा 56 लगा के वो किसी को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें 2 साल के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो कहें जी कि इसका दें, मगर एक यही तो वो कर दें कि जी इस सारे वाकयात का आप मई के वाकयात का भी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं, दिसंबर के वाकयात का भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं, और ये जो आज ये जो पिछले एक हफ्ते में जो है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं, अनवारुल हक का भी एहतसाब करें, पिछलों का भी एहतसाब करें, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आएँ, कोई और जो है क्या कहते हैं साबिक फौजी अफसरान के ऊपर सेटअप ले आएँ, कोई अदलिया के रेलिवेंट लोगों के ऊपर सेटअप ले आए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर के ये जो इस वक्त जो हुकूमत है, क्योंकि इस वक्त जो है वो सारी सियासी जमातों की हुकूमत है, इस वक्त सारी सियासी जमातें आज जो है वो खड़ी हैं। आज जो है वो जो मासवाए तहरीक इंसाफ के अलावा पिछले दिनों एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके सारे लोगों ने जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की वहाँ पे मुखालफत की है और उनको किया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग मिल के आज़ाद कश्मीर। शाह गुलाम कादर साहब ने जो बात की, अमर साहब मुझे इस बात का आप जवाब दें, शाह गुलाम कादर साहब ने ये बात की, उन्हें अवामी एक्शन कमेटी से खतरा है या उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है? मैं ये कह रहा हूं कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह अनवारुल हक साहब की गैर जरूरी जो है वो उनकी सरपरस्ती की जा रही है, उनके गलत इक़दाम की सरपरस्ती की जा रही है, और जिस तरफ आज़ाद कश्मीर के हालात ले जाए जा रहे हैं एक साजिश के तहत। शाह गुलाम कादर साहब देखे ना, खुद फैसला साज नहीं है। अगर शाह गुलाम कादर साहब खुद फैसला साज हों, जो यासीन साहब खुद फैसला साज हों, तो वो 1 मिनट के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अपनी पार्टी जो है वो कहती है, पार्टी क्यादत को ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ये हमारा बंदा है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे रखना है। अब जिसे रखा हुआ है उस वक्त चलो ये तो जरूरत होती है ना, कभी एक होता है कभी आन होता है। मैं ये कह रहा हूँ अवामी एक्शन कमेटी से ज्यादा नहीं, ये जो सारी चीजें मिल मिला के जो है वो आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो अनवारुल हक है, जिसकी वजह से जो है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है, जैसा उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये देखें पिछले हफ्ते हुआ उसका इजलास क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पार्लिमानी पार्टी का, उन्होंने तफजात का इजहार किया
इस तरह मुस्लिम लीग नून की सारी जो है वो पार्लिमानी पार्टी के सी ने फैसला किया कि अनवारुल हक से अलग हो जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है अनवारुल हक से अलग नहीं होने देती, वो कभी जरदारी साहब को, कभी फरियाल साहिबा को, कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी इसहाक डार को, कभी राना सनाउल्लाह को बताते हैं कि ये हमारा बंदा है, इसे रहने दे। अब वो जो बंदा उनका है उसे वो ठीक भी नहीं करते। वो जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए तैयार है, ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन का मुकम्मल करने के लिए तैयार है, ना वो 1,30,000 मुलाजमीन है उनका सर्विस ट्रिब्यूनल लगाने के लिए तैयार है। उस बंदे ने जो है वो अंत मचाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में। शहरी आज़ादी नहीं है, शख्सी आज़ादी नहीं है, साफ्ती आज़ादी। आपको साफ्ती आज़ादी है, मुझे साफ्ती आज़ादी है, आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह जो है वो रावला कोर्ट में एहतजाज करना कोई आज़ादी है, कोई मकसद ये जो है जैसे वो करते हैं कोई मुजाहरा करना जो है वो किसी का हक नहीं है, बुनियादी इंसानी हक नहीं है, उसे अनवारुल हक कैसे छीन सकता है? हमारी जो है साफ्ती आज़ादियाँ अनवारुल हक कैसे छीन सकता है? शख्सी आज़ादियाँ कैसे छीन सकता है? ये बताना पड़ेगा ना कि 680 ये कैसे लगाता है। आपको याद है एक FIR हमारे खिलाफ उन्होंने जाली सी सील की थी, उसके ऊपर जो है वो पता नहीं कौन से बगावत के मुकदमात लगा दिए थे। वो ऐसे मुकदमात ऐसी दफात लगा दी थी उस वक्त जो तजावीज़ आई थी, जो पंजाब के हाई कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दिया, बुनियादी इंसानी कानून खत्म हो गया, उसके तहत वो FIR करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो इक़दाम हैं, इशू ये है कि अनवारुल हक की गैर ज़रूरी जो सरपरस्ती की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, उस वजह से जो है वो आज़ाद कश्मीर के पूरे निज़ाम को ख़तरा लाक हो गया है। और अब ये बात जो है वो महसूस करनी शुरू कर दी है हुक्मरान मुतवक्को हुक्मरान जमात के सदर जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं। ये मैं सद एहतराम जो है एजाज बाशी साहब की बातों से बेशुमार जगह पे इतफाक नहीं करता, लेकिन आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को वाकई ख़तरात लाक हो गए हैं। और जिस अंदाज से अगर आप ये जो लाकानूनियत है हुकूमत की तरफ से कि आम आदमी को उठाएंगे, किसी तालिब इल्म को उसके ऊपर जो है वो 680 की दफात का मुकदमा दर्ज कराएंगे, ये बढ़ रहे हैं ना। इसी तरह जो है अवामी एक्शन कमेटी जब ये कहेगी कि हमारे हर मुलजम को, जिस तरह आपने पहले मई में छोड़े हैं, दिसंबर में छोड़े हैं, इस तरह हमारे हर मुलजम को बगैर अदालतों के, बगैर जमानतों के छोड़े हैं, तो ये कैसे निजाम चलेगा? इम्तियाज साहब है वहाँ पे, जो इम्तियाज चौधरी साहब, उन्होंने मुजाहरा किया कि मनशियात में जो मुलव्वस मुलजम है उनको छोड़ा जाए। चलिए मतलब आगे तो ये बताएं, ये देखें ना, अगर ये निजाम खत्म, देखें ना निजाम तो देखें ना निजाम को भी ये कह रहा हूँ, जब एक आप आम आदमी को छोटे से जुर्म में, वो नारा मारने के जुर्म में, आप जो आवाज बुलंद करने के, अपना हकूक मांगने के जुर्म में, अगर आप उसके ऊपर दहशतगर्दी की और बगावत की दफात लगाएंगे, दूसरी तरफ जो है वो ये कहेंगे कि हमारे हर मुलजम को बगैर जमानत के छोड़ो, तो कैसे निजाम चलेगा? ये अच्छा अब हम आते हैं एजाज भाई साहब अनवारुल हक की गुड गवर्नेंस की तरफ। आपने देखा महकमा माल ने हड़ताल की, इंडियन रेवेन्यू के मुलाजमीन ने हड़ताल की, पुलिस ने हड़ताल की, उसके अलावा तरक्याती अदारों में तकरीबन 4 रावला कोट, बिम्बर, कोटली और मिरपुर के तरक्याती अदारों में जो है काम छोड़ हड़ताल है वहाँ पे। तो अब गजटेड अफसरान ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि उनके मुतालबात मंजूर किए जाएं और 8 अक्टूबर तक ना किए तो ये भी हड़ताल पे चले जाएंगे। गजटेड अफसर सेक्रेटरी से शुरू होते हैं, सेक्शन ऑफिसर तक जाते हैं, ये इसको अफसरशाही कहते हैं। अगर अफसरशाही, नौकरशाही तो छोड़ चुकी है काम, अफसरशाही ने भी छोड़ दिया तो निज़ाम कैसे चलेगा? राठौर साहब, आज़ाद कश्मीर में पुलिस मुलाजमीन के हड़ताल के बाद किसी भी स्टेटस के लोगों की हड़ताल की आप तवक्को कर सकते हैं। मुझे याद पड़ता है कोई 2-3 हफ्ते पहले हमने इनकी इस इशू को यहाँ डिस्कस किया था और इनका एक मेरे ख्याल में 24 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड है, मुझे याद पड़ता है, मैंने पढ़कर इधर सुनाया था। आज मुजफ्फराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गैजेटेड अफसर होते हैं 16 स्केल से लेकर 22 तक। वैसे आज़ाद कश्मीर में सूबाई गवर्नमेंटों में स्केल 21 ही होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इन्होंने 5-6 तोहफे ग्रेड 22 के भी दिए हुए हैं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। यही तो एक्शन कमेटी का सबब है ज़ाहिर है, इसलिए तो लोग शोर कर रहे हैं। लेकिन चलो एक्शन कमेटी की बात हम नहीं करते, वो बात पुरानी हो गई है, वो बात हम कर चुके हैं। मुजफ्फराबाद में इनके सदर जो यासिर गिलानी है और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत को वादे कहा है जी कि हम चूँकि चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस का जो नारा है, जो दावा है, या जो उनकी वो इकदामात हैं वो बेहतर हों। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं कि हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है बंद कमरे में हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात हों ताकि बाहर कोई सुने ही ना। तो अब हम मजबूर हो गए हैं, इसलिए चार्टर ऑफ अब 13 रुकनी उन्होंने मुख्तसर करके 13 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड लाकर वो पढ़ा है और उसमें बिल्कुल ऐसे मसाइल हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं। वो कहते हैं सिलेक्शन ग्रेड ड्यू है, वज़ीर आज़म और ये हुकूमत नहीं कर रही है और उसके बजाय अपनी मर्जी के लोगों को वो उससे वो अडाक या कॉन्ट्रैक्ट या जैसे भी वो सिस्टम होता है उसके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट कोटे की जो पोस्टें हैं बड़ी गजटेड अफसरों की, उसमें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रिक्रूटमेंट होती है। उन पोस्टों के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन को काम से रोक कर
अडाक बुनियाद पर तकारी करेगा, अपनी मर्जी के लोगों को लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं जो रिटायर हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन उनका बुनियादी हक होता है और रिटायरमेंट के अगले महीने उनको पेंशन की जारी हो जानी चाहिए। बहुत सारे वो कहते हैं अफसरान ऐसे जिनको पेंशन में रुकावट डाली हुई है। पैराग्राफ जब ये चेयरमैन थे तब से पैराग्राफ बने हुए। यही नहीं, ये कहते हैं कि अफसरान की सीनियरिटी मुतासर करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से अफसरान को उठाकर कोई पोस्ट खाली हो तो वहां अपनी मर्जी का बंदा लाकर, और सारा सिस्टम डिस्टर्ब है। उन्होंने दो टोक वहां ऐलान किया है कि हम चूंकि ये जो अपने रबीउल अव्वल का महीना है, इसके एहतराम में अभी हम कोई एहतियाज नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाएगा, रबीउल अव्वल की यानी ये मिलाद का जो जश्न है ये ख़त्म हो जाएंगे। 9 तारीख को जब हम दफ्तर आएंगे, 9 सितंबर को, तो हम काली पट्टियां बांधकर उसके बाद 1 महीने तक लगातार अपना एहतियाज अलमती रिकॉर्ड करवाएंगे कि हुकूमत हमारे ये मुतालबात तस्लीम करे, हमारे साथ बैठकर बात करे, 7 पेना फ्लैक्स अपने दफातर के बाहर लटकाएंगे। और अगर 8 अक्टूबर तक हमारा मसला हल न हुआ तो 9 अक्टूबर को लाएअमल का ऐलान करके, आपको पता है लाएअमल क्या है? वही लाएअमल जो पुलिस मुलाजमीन ने किया है, वही लाएअमल जो एक्शन पे कर रही है, वही लाएअमल। वो ज़ाहिर है उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी है जी, कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी है उन्होंने। कश्मीर में उससे बहुत बड़ा तमाशा बना था। अब जब आप ये बताएं कि एक बार जब मुश्ताक जंजुआ साहब के जरिए इन्होंने चोई तैयब साहब को गिरफ्तार करवाया था, जिसमें वो बेगुनाह थे और बाद में वो बड़े कशीदा, वो आपको याद है कि सारे सेक्रेटरीज ने छुट्टी ले ली थी 1 महीने की। पहले वो कर रहे थे, फिर रात को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मेहरबानी करके उनको साथ वो इंगेज किया, तो सुबह उन्होंने सब ने जाके वज़ीर-ए-आज़म को छुट्टी की दरख्वास्त दे दी कि हमें 1 महीना जो है वो छुट्टी, तो सरकारी अफसर का हक है। मैं ये कह रहा हूँ ये पहले भी कर चुके हैं। अभी अब मिस हैंडलिंग जो है अनवरुल हक साहब की ब्लैकमेलिंग और बदमाशी की ये इंतहा है कि ये ग्रेड 22 के और 21 के अफसरान की जो इन्होंने पेंशनें रोकी हुई हैं, उनके जो ऑडिट पैराग्राफ हैं वो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं। को ग्रेड 20 में जाके नहीं है कि ग्रेड 20 से 21-22 को 10 साल पुराने हैं, 20-20 25-25 साल पुराने पैराग्राफ इन्होंने निकाले। उन्हें गलत काम कहते रहे, उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। जिस अफसर ने नहीं सुना, या जो अफसर कभी मीरपुर में भिंबर में डिप्टी कमिश्नर रहा है, एसपी रहा है या किसी इंतजामी ओहदे पे रहा है, उसने इसकी बचपन में बात नहीं मानी। जैसे नहीं वो अल्लाह बख्शे क्या कहते हैं सरदार सिकंदर याद साहब के वाले से एक बार मुमताज़ राठौर साहब के जो बेटे हैं मसूद मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने कहा जी कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो जिसने बचपन में उन्होंने तख्ती मारी थी ना, उसे भी आके उन्होंने OSD किया था। तो ये भी जो है अनवरुल हक साहब ने भी जो इनके ज़िले में रहा है, जिसने इनकी जायज़ नजायज़ कोई बात नहीं मानी। आज़ाद कश्मीर आप ये देखें भिंबर में हर चीज़ जो है, अभी आपको पता है SP भिंबर कौन है? को पता है आपको कि SP भिंबर कोई कौन है ही नहीं है, किसी DSP के पास चार्ज है। वजह उधर जो है वो चाहे तो ACP SP होना लगे, DCP कोई लगने के लिए तैयार ना हो। वजह ये है कि जो उधर लगता है उसे जो है काफ़ी अरसे तक जो है इनके इंतकाम का जो है वो निशाना बनना पड़ता है। तो ये जो है वो किया है उस वक्त, ये जो इन्होंने ब्लैकमेलिंग मचाई हुई है, ये जो मुतालबात है। अब आप ये बताएं कि जी जिम्मेदार तरीन लोग होते हैं ना अफसरान, इसमें सारी इंतज़ामिया के लोग शामिल हैं, सेक्रेटरी शामिल हैं, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी शामिल हैं, डिप्टी सेक्रेटरी शामिल हैं, DC SP जो हैं वो सारे के सारे ये जो गज़टेड अफसरान की जो तंजीम है उसमें वो शामिल हैं। और अगर इन्होंने ये किया तो उसके बाद एक और तमाशा होगा ना रियासत, नया तमाशा, जो ये तो अच्छा एजाज भाई साहब हम आते हैं जो सियासी जमातों ने जो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत करने वाले उनके कारकुनान थे, अहदेदारान थे, उनको बरतरफ किया। खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने एक अपने लेबर विंग के जो चेयरमैन थे उन्हें शुजात काज़मी साहब को बरतरफ किया, सरदार आफाक साहब को उनकी जगह तैनात किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने भी 3 लोगों को ओहदों से बरतरफ किया। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे सियासी ताकतों के अपने फैसले हैं या कहीं और से फैसले आ रहे हैं? नहीं, ये राठौर साहब चंद दिन कोई हफ्ता पहले बहरहाल में जो इधर कोई खुफिया इन्होंने एक मीटिंग की थी मशावरती कॉन्फ्रेंस के नाम पर सारी सियासी लीडरशिप ने, उसमें शायद इस तरह की बात जो डिस्क्लोज हुई थी वो थी कि तमाम सियासी पार्टियों को कहा गया था उनकी लीडरशिप को कि इस अवामी एक्शन कमेटी वज़ीर-ए-आज़म की जानब से कहा गया था। नहीं, इस पर सब ने तकरीबन इत्तेफाक किया था। डेफिनेटली ज़ाहिर है वहाँ आपको पता है इस तरह की जब मशावरत होती है तो आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो भी निज़ाम एक है उसमें सारे लोग बैठे, बिल्कुल ज़ाहिर है ये अपने खुद तो ये फैसला करने की सलाहियत की मालिक ही नहीं है ना, वरना ये सूरत हाल होती। वहाँ ये इनको कहा गया जी कि आप अपने अपने सियासी पार्टियों के लोगों को अलग करें और बाहर निकालें, तो वहाँ ये इत्तेफाक हुआ था। उसी के तहत कल जब पीपल पार्टी की तरफ से सरदार आफाक साहब को बनाया गया लेबर विंग का चेयरमैन,
तो बाद में पता चला, मैं तो वैसे सच्ची बात है कि मुझे आउटगोइंग का नाम पता नहीं था, वो शुजात काज़मी साहब को हटाकर उन्होंने बनाया है। आज खालिद हसन इब्राहिम साहब की पार्टी के 3 नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था, उन्होंने भी अपनी सियासी पार्टी के 3 सरगर्म कारकुन हैं, इन सारे लोगों को रिप्लेस, इनको जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, रिप्लेस किया गया है, इनको इसी बुनियाद पर किया गया है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनकी सरगर्म उसमें हिस्सेदार हैं, शामिल हैं। अब देखें ना, आज़ाद कश्मीर में आप मुझे बताएं राठौर साहब कितने लोगों को ये फारिग करेंगे? ये सियासी पार्टियां पहले से फारिग हैं, कितने लोग हैं? या पीपल्स पार्टी, मुझे कोई आज बता रहा था कि पीपल्स पार्टी को तो 400-500 बंदे के उन्होंने नाम बता दिए हैं जी कि आपका शामिल है। इसी तरह नून लीग को तो इससे भी शायद, वो अमर साहब सही कहानी आपको सुनाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टियां पहले से दीवार से लगी हुई हैं, कारकुन इनके पास है नहीं, मराद याफ्ता एक खास तबका है जो इनके पास बचा हुआ है। ये अपनी पार्टियों को नोटिस जारी कर करके बाहर निकालेंगे कि आप अवामी हमायत में बात भी ना करें, तो ये सूरत हाल तो इनके पास बचेगा क्या? और इनका कम इलेक्शन लड़ने वाले चंद लोग बच जाएंगे, फिर वोट देने वाले इनके पास कोई नहीं बचेगा। मुझे हालात। अच्छा अमर साहब, आपकी इस बारे में क्या? तो ये बात है कि 450 लोगों का बताया है अनवारुल हक सरकार ने पीपल्स पार्टी को, 450 लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो उसमें अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा है। जब उनसे फहरिस्त मांगी गई कि बताओ ना भाई कौन से हैं, तो उसमें वो कोई नहीं, एक जो है ये कंसिडरेबल ओहदेदार थे। अब ये देखें ना, अभी कारकुन वोटर को तो आप मना नहीं कर सकते कि ये शुजात काज़मी जो है उन्हें जो है अवामी एक्शन कमेटी का साथ देने और सख्त गिर जो है रवैया, सरदार बबरक साहब को भी, सरदार बबरक शरीफ साहब को पहले वो किया था, तो इन्हें जो है ओहदे से हटाया है और उनकी जगह जो है सरदार आफाक साहब को लेबर विंग का लगाया है। तो अभी सरदार आफाक साहब का रावला कोर्ट से तल्लक है, तो अब देखना पड़ेगा कि रावला कोर्ट में लेबर विंग का मतलब ये है कि जो मजदूर तबका है, जो रेडी बहन है या जो कर सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि सरदार आफाक साहब के आने से जो है वो क्या रावला कोर्ट में असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि किसी जगह पे सरदार आफाक साहब इस हड़ताल में कोई कमी करा सकते हैं या कोई नाकामी करा सकते हैं। एक तो यह काजी, ये जो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी का है, काजी जुल्फ़कार साहब, अमजद लतीफ़ साहब और रेहान इशफाक साहब, इन्हें जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी ने शोकाज नोटिस दिया है कि सियासी मंशूर की खिलाफ वर्जी और नजरियाती जो है उसके ऊपर जो है आपने अमल पैरा नहीं रहे, तो शोकाज। क्या ये नजरिया तो इसका ये नहीं है कि ये देखें, अगर तो ये बात की जाए ना, अभी आप रावला कोर्ट में सोचें कि रावला कोर्ट में जो हजारों दुकानें हैं, ये जो हजारों लोग, आया रावला कोर्ट में पीपल पार्टी का कोई नहीं है? वो उधर सरदार याकूब साहब रहे हैं, उधर सरदार आबद साहब रहते, वो उधर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अब ये देखें, ये सरदार आफाक साहब वगैरह सारे लोग उसी इलाके के हैं ना, सारे कदावर लोग हैं। आमिर खुर्शीद साहब, इब्राहिम साहब ने दावा किया था कि 3000 ताजर मेरा है, अब 3000 ताजर वो किधर है? आया वो जो है वो पार्टी वाले किधर गए, उधर पाकिस्तान पीपल पार्टी नून लीग वाले उधर किधर गए? अगर ये चाहें तो फिर ये है कि हवेली में, बाग में, अब क्या रावला को बाग में सरदार कमर जमान साहब का कोई असर रसूख नहीं है, क्या तनवीर लियाज साहब का कोई असर रसूख नहीं है, क्या मीर अकबर खान साहब का कोई असर रसूख नहीं है, क्या मुश्ताक मनाज साहब का, कर्नल नसीम फैमिली का, और ये जो बाकी लोग हैं क्या कहते हैं ज़िया कमर फैमिली का, इनका कोई असर रसूख नहीं है, जमात इस्लामी के अमीर का कोई असर रसूख। असल इशू ये है कि जब इंतजामिया जो मिस हैंडल करती है, एक तो ये बात ऑनरशिप नहीं है ना। अगर तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म हो या मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो तो वो ऑनरशिप हो, इनके दुकानदार जाके खड़े हो, कोई ऑनरशिप हो ना। अब ऑनरशिप आपने एक ऐसे बंदे को दी हुई है जो एक सियासत की बेनामी है, उसका पहले कोई पता नहीं, जिसके नाम पे वोट लेके आया, गद्दारी करके आ गया, अब जो है वो आगे जो जाएगा किस सियासी जमात में जाएगा अपने मकसद के लिए, उनके लिए कोई वो नहीं है। तो ये जो है, अभी मेरे फैसल मुमताज राठौर साहब से बात हुई थी, उन्होंने इस बात की तरदीद किया कि हमने इस वजह से नहीं निकाला, लेकिन वो थे, ये है वो है, सारा करके कोई बहुत अच्छी वजाहत नहीं दे सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी जमहूरी जो जमात है, उन्होंने अनवारुल हक साहब के मुतालबे के ऊपर पहले बबरक शरीफ साहब को अपने यूथ के ओहदे से हटाया था, आज लेबर विंग के ओहदे से हटा दिया गया है शुजात काज़मी साहब को, जिसकी लोकली मुजफ्फराबाद में और अवामी एक्शन कमेटी में खासी रेजिस्टेंस है। अच्छा अमर साहब, अब हम बात करेंगे, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सदर है मुजफ्फराबाद सिटी के, उन्हें भी निकालने का जो है वो अवामी क्या कहते हैं अनवारुल हक साहब ने जो है वो मुतालबा किया और शाह गुलाम कादिर साहब। अच्छा अमर साहब, हम बात करेंगे आज जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब की, एक तो अच्छा ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बारे में आपके शहजाद साहब, ये बात है काफ़ी दिनों से जो कोशिश की जा रही थी कि फारूक हैदर साहब को जो है वो उनका जो गुस्सा है वो किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि फारूक हैदर साहब ने
जब आल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस जिसे एजाज भाई साहब ने कहा खुफिया अंदाज से जो मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस, वो इसलिए हम कहते हैं कि उसका कोई हैंड आउट जारी नहीं हुआ था, उसके अंदर जो बात की गई थी उसमें फारूक हैदर साहब ने खासी जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाया था अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़। तो वहाँ से जो है वो गुंजाइश निकली अनवारुल हक साहब की। अब फारूक हैदर साहब की एक रिट पिटीशन है हाई कोर्ट में जिसकी डेट थी 20-21 और फिर बाद में पड़ी, उन्होंने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले गए अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ कि जी इनके ख़िलाफ़ जो है ये इनका जो बेसिकली जो इलेक्शन है उसी का अदम करार दिया जाए, ये गैर आईनी वज़ीर आज़म है उनकी जो करने के ऊपर। इसके अलावा और बेशुमार छोटे छोटे इश्यूज़ थे। एक तो आज़ाद को, दूसरा ये बात है कि जो सबसे अहम बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तैनाती का इशू है उसमें ये दो लोग जो हैं ये एक पेज के ऊपर है। अनवर हक साहब की भी ख्वाहिश है कि साबिक़ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत राजा साहब जो है वो आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, और फारूक हैदर साहब की भी ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जस्टिस सदाकत राजा साहब हों। और पूरी मुस्लिम लीग नून में सिर्फ यही दो लोग हैं जो पूरे सेटअप में या कंसीडरेबल लोग हैं, बाकी सारे लोग मुस्लिम लीग नून के राय सदाकत साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के मुखालफ हैं। तो इस हवाले से काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा एक बार पहले भी ये जो है वो सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे हैं, क्या कहते हैं मिडल मैन का किरदार अदा करते रहे हैं कर्नल वकार नूर साहब। तो इन्होंने पहले भी एक बार जब CC का इजलास था तो याद है फारूक हैदर साहब ने इधर आके वो CC के इजलास में मुख्तलिफ बात की थी। तो बाद में ये इंकशाफ हुआ था कि फारूक हैदर साहब कर्नल वकार नूर साहब को और ये गाड़ी में आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो अब ये जो मुलाकात है इस हवाले से इसकी मुझे ये नहीं कंफर्म कीजिए ये मुलाकात, तो आप क्या समझते हैं कि मैंने जो ये मुलाकात जो है ये कर्नल वकार नूर साहब के साथ जाके कराई गई है और कर्नल वकार नूर साहब ने जो है वो अनवारुल हक साहब को साथ लेके फारूक साहब के घर गए हैं। और मेरी ये इतला है कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला इशू डिस्कस हुआ है। इसके अलावा मेरे पास ये भी इतला थी कि उन्हें ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ किस तरह के इल्ज़ाम है और किस सूबे की जो है वो पुलिस को आज़ाद कश्मीर में वो ला के वो चाहते हैं। इसी तरह बाकी जो इश्यूज़ हैं क्या कहते हैं। दूसरी ये बात है कि पहले दिन से जैसा फारूक हैदर साहब और वो ये चाहते हैं किसी तरह भी अगर शाह गुलाम कादर साहब अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ होते हैं तो फौरी तौर पे फारूक हैदर के घर पहुंच जाते हैं, और अगर फारूक हैदर साहब मुखालफत में बात करते हैं तो बाकी शाह गुलाम कादर साहब के पास आ जाते हैं। तो ये जो है ये आपस में इन दोनों को इकट्ठा भी नहीं होने देते। तो आजकल शाह गुलाम कादर साहब जो है उन्होंने हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। तो फारूक हैदर साहब को उधर से ये गुंजाइश है। और फिर बाकी जब आपको पता ही है कि जब बादशाह वज़ीर आज़म और जब सीनियर वज़ीर जो सहूलतकारी कर रहे हैं वो लोग बड़े लोगों के साबिक़ वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म के घर जाते हैं, कुछ आदाब भी होते हैं और कुछ जो है वो चीज़ें होती हैं जो टोकन ऑफ लव होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कोशिश की जा रही है। नहीं, मेरे पास ये इतला है मैंने कोशिश की राजा फारूक हैदर साहब से उनका मौक़िफ़ लिया जा सके, उनका नंबर बंद था तो नहीं, उनका नंबर बंद था। फिर इसी तरह जो है मैंने 2 बार मेरी बात हुई उनके जो तर्जमान है साबिक़ प्रेस सेक्रेटरी, बल्कि अभी भी प्रेस सेक्रेटरी हैं हमारे भाई छोटे राजा वसीम साहब, कि वो कोशिश करें। उन्होंने कहा था मेरी फारूक हैदर साहब से इस हवाले से बात करा देंगे, 2 दिन फारूक हैदर साहब किसी को नहीं मिले। उन्हें जो है वो फारूक हैदर साहब की इस बात का नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बात के ऊपर आप यकीन रखें कि जी फारूक हैदर साहब जो है वो अपने असूली और उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। उनका अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से अलग मौक़िफ़ है, लेकिन अनवारुल हक साहब के हवाले से उन्होंने क्योंकि अदालत में केस भी किया हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की हुई है, और उनका जो है वो बेशुमार इशूज़ के ऊपर एक स्ट्रांग सा मौक़िफ़ है। फारूक हैदर साहब बहुत काबिल एहतराम और बहुत तगड़ी आवाज़ है आज़ाद कश्मीर की रियासत की। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सारी बातें जो है फारूक हैदर के घर जाने से ज़ाहिर किसी को, आप मेरी बात समझे ना सरदार ठोर साहब, कि कोई बंदा भी फारूक हैदर साहब को या किसी और बंदे को अपने घर आने से पहले रोक नहीं सकता। तो वो गए हैं। अब कर्नल वकार नूर साहब ने सहूलतकारी की है, मिडल मैन का किरदार अदा किया। देखना होगा कि मुस्तकबिल में फारूक हैदर साहब के इक़दामात और ये जो रवैये हैं उसे देखना होगा कि आया क्या फारूक हैदर साहब अपने केस से विड्रा हो जाते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट से पीछे हट जाते हैं। फिर अच्छा, देखना पड़ेगा। एजाज भाई साहब ये मुलाकात हुई जो 2 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात बात जो इस वक्त सबसे अहम बात है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। ये दोनों अहबाब जो दोनों हज़रात हैं ये राजा सदाकत साहब को जो साबिक़ चीफ जस्टिस है उन्हें तैनात करना चाहते हैं सौदे पे। फिर इन दोनों शख्सियात में एक और कॉमन बात यही है कि ये दोनों अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ है। राजा फारूक हैदर साहब ने जो तकरीर की, आप क्या समझते हैं कि क्या ये दोनों जो मुश्तरका एजेंडा है इनका, क्या ये राजा फारूक हैदर साहब को इस बात पे आमादा कर पाएंगे कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसों से पीछे हट जाए? एक तीर से कई मज़े वाली बात वो याद है जो अनवारुल हक साहब ने पिछले दिनों फारूक हैदर साहब को जब मुज़फ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई थी।
मेरे ख्याल में फारूक अहमद साहब की उसमें दिलचस्पी हो गई थी और उसके बाद ये दूर करने गए होंगे। तो ये तो शाह गुलाम कादर साहब अगर अपनी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर चौधरी रियाज साहब के साथ जाकर मिलकर कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, वाज़े मुलाकातें तो खैर होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी डायरेक्शन जो कि पार्टी का आधार है वो मशावरत की बात देनी चाहिए थी। तो फारूक अहमद साहब ज़ाहिर है आपको पता है ब्लंड दिलेर और उनके लिए हवाले से तो पहले ही मशहूर है। उन्होंने अनवार अल हक साहब, तो मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि ये बुनियादी तौर पर तो हर बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक ज़रूर हैं, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने खिलाफ अनवार अल हक के खिलाफ जो केस है हाई कोर्ट में जिसके खिलाफ गए हुए हैं फारूक अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जल्दी समाप्त कीजिए। अनवार अल हक साहब को इस बात का खतरा पड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हाई कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला सुना सकती है और फैसला वो सीधा सादा इनके खिलाफ आएगा, दो कोई राय आई नहीं, सारे वकला इस बात चाहते हैं कि फारूक अहमद साहब पीछे। तो अभी ये मेरे अंदाजे में वहां ये बात नहीं की होगी, ये बर्फ पिघला कर ये कर्नल वकार साहब अगले मरहले में या करनी होगी या करेंगे कि ये केस इतना अहम है या करेंगे। जिस तरफ एजाज भाई साहब आपको याद है 60 करोड़ पे तनवीर इलियास साहब का रेफरेंस दायर कर रहे थे ये उनके फंड्स के हवाले से, और ये कह रहे थे कि तनवीर इलियास पैसे देने के लिए तैयार है, मैं इसे गिरफ्तार करा के लूंगा। तो फिर जो है वो तरले मिनते नहीं केस वापस लेने के लिए तरले मिनते की उन्होंने एक केस कर दिया। उसको मुजाहिद नकवी साहब गए तो उनके आपको पता है रात को उनको तलाश किया जाता रहा, बड़ा रोला, उनके घर में जो है वो बार बार जो है वो उनके दफातर पर रेड की जाती रही। तो ये जो अनवार अल हक साहब की जो छेड़ है ना ये आजकल ये केस है कि उसमें वो जैसे एजाज भाई साहब ने कहा ना कि क्लियर कट सा केस है कि जब ये फैसला सुनाएंगे आज सुनाए बाद सुनाए 2096 में सुनाए जब भी सुनाएंगे तो ये फैसला उनके खिलाफ आने वो रिक्वेस्ट ये करेंगे ये केस वापस ले लेंगे तो हाई कोर्ट अपनी रूटीन के तहत सुनेगी, 10 महीने से सुनती आई है, इसी तरह उसका मतलब कर्नल वकार साहब की सहूलतकारी जो है वो कामयाब हो जाएगी या ये। तो दूसरा आप मुझे पूछ रहे थे जी कि हमारा कर पाएंगे, आपको पता है वज़ीर आज़म के पास वसी इख्तियारात होते हैं, उनके पास बहुत इंतजामी पावर भी होती है और फंड्स होते हैं खासकर। तो ये तो सैलाबी रेले में ज़ाहिर है बड़े लोग रह सकते हैं, नहीं मैं कहता हूँ कोई प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके हल्के में स्पेशल तरक्की स्कीम में अगर कोई चीज दे दें तो ज़ाहिर है वो तो कर सकते हैं। वो ज़बान से मैंने जो कोई फंड देने वाली बात नहीं। अच्छा इसमें एक और बात ये है जी कि अभी जो डेवलपमेंट है रावला कोर्ट से मुझे मैसेज आया है कि जी उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की क़यादत में हज़ारों लोग जो हैं वो थाने की तरफ उन्होंने मार्च शुरू कर दिया और अब वो जो है रावला कोर्ट जिस थाने में ये लोग असीर थे उधर वो जा रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की क्या पॉलिसी होगी और वो इंतज़ामिया जो कल से हटदर्मी की हुई थी वो अब क्या करती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं ख़ास तौर पर रावला कोर्ट के जो हालात हैं वो खराब से जो है वो कशीदा हो रहे हैं और अभी जो है मज़ीद थोड़ी देर बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से या तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरेंडर कर जाएगी, अगर ये सरेंडर करना था तो इससे पहले अगर कर लेते मुज़ाकरात की सूरत में, और अगर सरेंडर नहीं करती तो जो है वो तसादम का ख़तरा है और बहुत सारे अगर इसके ऊपर तशद्दुद किया गया तो हम फिर ये बता रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है कि जो 29 सितंबर को जो हड़ताल शुरू होनी थी, जो लॉकडाउन शुरू होना था वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि इन्होंने मिस हैंडल किया था और डुडियाल में एक वो पहले बच्चियों के स्कूल के ऊपर आंसू गैस फेंकी थी, फिर वो जो असिस्टेंट कमिश्नर थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से जो 3-4-5 दिन बाद होने वाला काम था वो उसी दिन जो है उसके ऊपर शटर डाउन हो गया था। तो ये एक बार फिर जो है मिस हैंडलिंग की वजह से जा रहे हैं हालात, आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो मजीद कशीदगी के। बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत शुक्रिया इजाज़त भाई सब। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की राजा फारूक हैदर और अनवार अल हक साहब की मुलाकात में। सबसे अहम इशू तो ये था, लेकिन जो रावला कोर्ट के हालात गुज़श्ता 2 घंटों में तब्दील हुए, कशीदा तर होते जा रहे हैं और अभी भी मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। जैसे अमर महबूब साहब ने कहा कि उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो एक मार्च शुरू कर दिया, हज़ारों लोग उनके साथ मौजूद हैं। अगर हुकूमत ने यहाँ पर होश के नाखन ना लिए तो ये हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं और आज़ाद कश्मीर एक बार फिर किसी बड़े साने की तरफ जा सकता है। हमारी इस प्लेटफार्म से गुजारिश है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें चलाने वाले हैं कि खुदा के लिए आज़ाद कश्मीर की हसासियत को समझें और आप ये मामलात खुशउस्लूबी के साथ हल करें ताकि मामलात सही तरीके से दुरुस्त तरीके से हल हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और मामला ज़्यादा संगीन हो। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।